नो सी और नेक्स्ट टॉपिक इज जूल हीटिंग इफेक्ट। अब देखिए जूल हीटिंग इफेक्ट होता क्या है, हीटिंग इफेक्ट एक्चुअल में है क्या। हीटिंग इफेक्ट का मतलब होता है आपके पास कि वेन एवर द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर देन इट बिकम्स रेड हॉट और इट बिकम्स और इट्स टेम्परेचर राइजेस। ठीक है, या तो रेड हॉट हो जाएगा या उसका टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ जाएगा। अब ये पता कहाँ से चलता है आपके पास, एक्चुअली आपने जो फिलामेंट बल्ब देखे होंगे उसमें जो टंगस्टन होता है वो रेड हॉट हो जाता है, या फिर आपका जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है उसकी वायर्स होती हैं वो रेड हॉट हो जाती है और ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है आपके पास। ठीक है, तो जो ये जनरेशन ऑफ हीट होती है आपके पास किसी भी रजिस्टर में या कंडक्टर में, वेन एवर द करंट फ्लो थ्रू इट इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वही आपके पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो होता है वो कहलाता है आपके पास। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब हुआ कि जब कभी भी करंट फ्लो करेगा किसी भी कंडक्टर में तो उसके रजिस्टर में, तो जो वो इसका जो टेम्परेचर होगा कंडक्टर का वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा आपके पास, या कंडक्टर का जो वायर्स वगैरह होती हैं वो रेड आउट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो वही आपके पास जूल हीटिंग इफेक्ट होगा आपके पास। ठीक है, अब इसमें जूल हीटिंग इफेक्ट का मतलब हो गया जूल्स ने इसको बताया था कि कौन से फैक्टर्स के ऊपर जो है जब करंट को फ्लो कराएंगे तो हीट जो प्रोड्यूस होगी वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि डिफाइन जूल हीटिंग इफेक्ट, तो उसमें आपने देना है कि जूल से अकॉर्डिंग टू द जूल हीटिंग इफेक्ट आप यहाँ से देंगे अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट heat produced in a conductor depends on resistance, magnitude of current and टाइम। ठीक है, अगर किसी भी कंडक्टर में करंट आप फ्लो करवाते हैं तो जो हीट उसमें प्रोड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू जूल्स किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करती है रेजिस्टेंस के ऊपर, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट के ऊपर और डिपेंड करती है टाइम के ऊपर। इसका मतलब अगर मैथमेटिकली हम देखें दैट इज हीट जो प्रोड्यूस होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, आई स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन आती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है, तो ये हो गया कंबाइनिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। इसका मतलब ये हो गया कि वी रिमूव द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी और इसकी जगह आ गया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये था आपके पास जूल हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो जाते हैं आपके पास, करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया और टाइम हो गया आपके पास। अब जितना ज़्यादा आप इसमें से करंट फ्लो कराओगे उतना ज़्यादा उसमें हीट प्रोड्यूस होगी। दूसरा डिपेंड करेगा इसकी रेजिस्टेंस के ऊपर, कंडक्टर का नेचर क्या है, उसका रेजिस्टेंस किस टाइप का उसमें रेजिस्टेंस है आपके पास। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट कम प्रोड्यूस होगी आपके पास। ठीक है, और थर्ड डिपेंड करता है आपके पास टाइम में, कितने देर तक करंट फ्लो हुआ। ठीक है, तो ये तीनों फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर जो है किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, अब अगर आता है इसका प्रूफ, यानी अगर हमें ये प्रूफ करना है जूल हीटिंग इफेक्ट को, हमें ये प्रूव करना है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो मान लीजिए आपके पास ये एक कंडक्टर में ले लेता हूँ, एक सर्किट में ले लेता हूँ। देखिए सर्किट में एक कंडक्टर आर वन रेजिस्टेंस मान लिया, और एक चीज़ का नोट करके चलिएगा कि जब कभी भी आप डेरिवेशन करें तो आप सर्किट डायग्राम जरूर बनाएं, क्योंकि उससे उसके मार्क्स जो है मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे ईजीली। ठीक है, तो करंट में इसमें सर्किट डायग्राम बनाना ज़रूरी है। मान लीजिए आपके पास कि एक ये मैंने सर्किट ले लिया, इस सर्किट में करंट जो है आई फ्लो कर रहा है और ये बैटरी हो गया वी, यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस इसका मान लिया आपके पास। ठीक है, तो वी ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती है कि जो आई है आपके पास ये हो गया करंट, अगर पूरा नहीं लिख पाते शॉर्ट में लिख दीजिएगा आई इज करंट, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस
ठीक है, ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा, और जो हो गया वो रेजिस्टेंस हो गया। वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड भी लिख दीजिए। तो ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब मान लीजिए अगर इसमें V पोटेंशियल है, I करंट है, तो ऑब्वियसली इसमें चार्ज भी होगा आपके पास। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करंट ऑल्सो यहाँ पे Q इज इक्वल टू, ये लिख लीजिए आपके पास, चार्ज। ठीक है, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू होता है Q ऑब्लिक T, इसका मतलब हो गया Q इज इक्वल टू IT। ये होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब एक चीज़ नोट करके चलिए कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है H इज इक्वल टू एच स्क्वायर आर टी। एच क्या है यहाँ पे, हीट है। तो हीट जो होती है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि हमें एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। अगर हमें एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्क डन निकालना पड़ेगा। और वर्क डन आपको मालूम है, जब भी एनर्जी निकालते हैं तो वर्क डन हम कैलकुलेट करेंगे। तो V आपके पास पोटेंशियल हो गया, Q आपके पास चार्ज हो गया, W को वर्क डन मान लेंगे। तो लेट W बी the amount of work done। तो अगर W अमाउंट ऑफ वर्क डन है तो W V इज इक्वल टू होता है आपके पास W अपॉन Q। ठीक है, ये पोटेंशियल की डेफिनेशन है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। तो V W अपॉन Q, इसका मतलब ये हो गया W इज इक्वल टू V इंटू Q। ये क्वेश्चन नंबर हमारी आ गई थर्ड। ठीक, अब वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये आपको मैंने पहले ही बता रखा कि वर्क डन जो एनर्जी फॉर्म में स्टोर होता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सिंस वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वर्क डन जो है वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर रहता है। अगर वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में स्टोर रहता है आपके पास, तो इसका मतलब ये हो, इन प्लेस ऑफ W वी कैन राइट H। H जो हीट है, हीट की फॉर्म की एनर्जी है, तो V इंटू Q हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हम फोर्थ मान लेंगे। और यहीं से आप लिखेंगे ऑल्सो V इज इक्वल टू होता है I R। ठीक है, तो V इज इक्वल टू IR होता है। तो V इज इक्वल टू आई आर। एक इक्वेशन रिलेशन हमने ये याद रखना है कि V इज इक्वल टू आई आर होगा। दूसरा हमने याद रखना है, ये हमारे पास है V इज इक्वल टू आई आर। और दूसरा आप याद रखिएगा कि ऑल्सो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। ये हमने अभी पहले लिखा है पहली इक्वेशन में। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जो है मैं यहाँ पे रखूँगा यूजिंग वैल्यू ऑफ Q एंड, देखिए एक तो Q की वैल्यू रखनी है हमने, Q एंड V इन इक्वेशन फोर्थ। जब फोर्थ में रखेंगे तो V की जगह तो आ जाएगा IR और Q की जगह आ जाएगा IT। तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन के आ गया, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी का फॉर्मूला हमारे पास बन के आ गया। तो दिस इज द वे हाउ टू ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ जूल सीटिंग इफेक्ट। जूल सीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूले को इस तरह से आपने जो है ड्राइव करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से करते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट फॉर्मूला जो ड्राइव करने का तरीका है वो ये है। देखिए सिंपल सा मेथड है, एक सर्किट ले लीजिए, इसमें I करंट फ्लो करेगा, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड V इज द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। Q जो हो गया वो चार्ज हो गया आपके पास। तो वी नो दैट I इज इक्वल टू Q ऑब्लिक T, तो Q इज इक्वल टू IT। सबसे पहले ये इक्वेशन बन जाएगी। देन W बी द अमाउंट ऑफ द वर्क डन। तो W अगर अमाउंट ऑफ वर्क डन है तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q हो जाएगा, W इज इक्वल टू V इंटू Q हो जाएगा। अब वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क डन एनर्जी फॉर्म में स्टोर रहता है, तो इसीलिए इस W इन प्लेस ऑफ W वी कैन राइट H। तो H इज इक्वल टू हो गया आपके पास V इंटू Q। अब हमें मालूम है कि जो V होता है V इज इक्वल टू आई आर एंड Q इज इक्वल टू आई टी। यहाँ दे रखा है, मैंने पहले लिखा है हमने Q इज इक्वल टू आई टी। तो वी यूज दिस टू इक्वेशन इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। सो व्हाट यू गेट, ये आएगा यूजिंग वैल्यू ऑफ Q एंड V इन इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे H V और Q, V की जगह आ गया आई आर, Q की जगह आ गया आई टी और फॉर्मूला बन गया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो दिस इज द मेथड हाउ वी ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ जूल सीटिंग इफेक्ट। इस तरह से जूल सीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये आपने याद रखना है। और दूसरा आपने याद रखना है कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक तो आपके पास करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, स्क्वायर ऑफ द करंट, दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ द करंट, और तीसरा टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक, तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है। और दूसरा आता है इसकी एप्लीकेशन। तो देखिए आपके पास जहाँ भी हमें हीटिंग इफेक्ट की जहाँ भी हीटिंग इफेक्ट होता है आपके पास, वहाँ जूल हीटिंग इफेक्ट की जो होती है आपके पास वो एप्लीकेशन यूज़ होती है। अब जैसे कहाँ आपके पास यूज़ होता है हीटिंग इफेक्ट, आपको कहाँ कहाँ चाहिए, गीज़र में चाहिए होता है आपके पास, या फिर आपके पास जो होगा रूम हीटर हो गया आपके पास, गीज़र हो गया आपके पास, टोस्टर हो गया आपके पास, इलेक्ट्रिक आयरन होगी आपके पास। तो अगर एप्लीकेशन आती है कि राइट एप्लीकेशन ऑफ जूल हीटिंग इफेक्ट, तो उसमें लिखना है आपने कि इट इज़ यूज्ड इन गीज़र, इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर्स एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें जूल हीटिंग इफेक्ट का यूज़ होता है आपके पास। तो इसको करिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।